वेलकम बैक टू लॉ विस्ता। तो आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन 12 1 से लेकर 11 तक। हम लोगों ने सारे सेक्शंस पढ़े हैं। वीडियोस देख लो, मुझे फीडबैक दे दो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, और कोई डाउट एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है इंक्रीज इन रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट्स एक्सेट्रा। अगर कोई भी पेमेंट करता है लैंडलॉर्ड किसी रेट का, आगे जो है वो बताया गया है अलग अलग तरह के पेमेंट्स के बारे में, तो क्या हो सकता है, लैंडलॉर्ड इंक्रीज कर सकता है रेंट को। अगर लैंडलॉर्ड को गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी को क्या करना पड़ रहा है, कोई रेट, सेस, चार्ज, टैक्स, लैंड असेसमेंट या ग्राउंड रेंट पे करना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में लैंडलॉर्ड क्या करेगा, रेंट को बढ़ा देगा। लैंडलॉर्ड के ऊपर अगर एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन आ गया, समझ लो कि कोई रेट है, किसी तरह का कोई ग्राउंड रेंट है जो भी है वो बढ़ गया है या एडिशनली पे करना पड़ रहा है लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड उसको प्रोपोर्शनली क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है इन दी रेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी भी प्रॉपर्टी का ग्राउंड रेंट था 5,000 रुपये, 5,000 रुपये पर ईयर, अब वो 5,000 से बढ़कर 7,000 रुपये पर ईयर हो गया है, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, 2,000 रुपये रेंट में इंक्रीज कर देगा। प्रोवाइजो भी वही कहता है कि जितना भी एडिशनल अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ रहा है उतना ही अमाउंट जो है वो इंक्रीज करेगा रेंट में, उससे ज़्यादा का नहीं। सबसेक्शन 2 बताता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर चार्जेस जो होते हैं वो अगर इंक्लूसिव होते हैं रेंट में, जो लैंडलॉर्ड रेंट रिसीव कर रहा है उसमें अगर वाटर चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, उनके चार्जेस अगर अलग से नहीं होते, रेंट में ही मिलते हैं, और उनमें अगर कोई चेंजेस होता है, उनमें अगर कोई इंक्रीमेंट होता है जो कि लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ रहा है, तो लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, उसको रेंट में बढ़ा सकता है। premises by an amount not exceeding the additional amount payable by him in respect of such premises on account of such increase। जितना भी वो इंक्रीज करके दे रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी या वाटर चार्जेस के लिए, उतना ही वो रेंट रिसीव कर सकता है टेनेंट के पास से। सबसेक्शन 3, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल हम क्या समझ सकते हैं कि अगर लैंडलॉर्ड को इलेक्ट्रिसिटी या वाटर चार्जेस के लिए समझ लो 1,000 रुपये मंथली पे करता था लैंडलॉर्ड, उसके बाद में अब वो 1,000 रुपये से बढ़कर 1,200 हो गया, तो जो भी रेंट है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 200 रुपये जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, इसका एक कंडीशन है कि जो भी एडिशनल अमाउंट है वो कितना होगा, जो लैंडलॉर्ड भर रहा है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, उससे ज़्यादा का लैंडलॉर्ड जो है वो रिसीव नहीं कर सकता है अमाउंट। सबसेक्शन 3 कहता है प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंक्रीज। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, जितना भी इंक्रीज होगा वो प्रोपोर्शनली डिवाइड हो जाएगा रेंट के हिसाब से। टेनेंट जो रेंट पे करता है उसके हिसाब से प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। 13 बोलता है एनी इंक्रीज ऑफ रेंट अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इंक्रीज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 11 और 12 में जो कुछ भी इंक्रीज हो रहा है वो ऐसा नहीं समझा जाएगा कि वो सेक्शन 10 में इंक्रीज हो रहा है। ये स्पेसिफिकली क्यों बनाया गया है, इसका पर्पस ये है क्योंकि सेक्शन 10 बताता है कि कोई भी अगर इंक्रीज करके रेंट जो है वो रिसीव किया जाता है बाय द लैंडलॉर्ड, समझ लो कि 10,000 रुपये स्टैंडर्ड रेंट था और उसमें 2,000 रुपये परमिटेड इंक्रीज है, 2,000 रुपये परमिटेड इंक्रीज है, और लैंडलॉर्ड ने क्या किया है, 10,000 स्टैंडर्ड रेंट और 2,000 परमिटेड इंक्रीज के अलावा कोई और अमाउंट रिसीव किया है, तो उसको हम लोग बोलते थे कि वो अनलॉफुल हो गया और उसने एक ऑफेंस कर दिया है, ऐसा हम मानते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। तो ये क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी था कि आगे अगर यहाँ पर कोई भी चेंजेस होता है, इंक्रीज होता है रेंट में, तो वो इस ऐसा ना समझा जाए कि वो सेक्शन 10 में इंक्रीज है। सेक्शन 10 इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट सेक्शन, इसीलिए सेक्शन 13 जो है एक अलग से हमें क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करता है। सेक्शन 14 बात करता है लैंडलॉर्ड की ड्यूटी टू कीप द प्रीमाइसेस इन गुड रिपेयर। अब ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि जो प्रीमाइसेस है उसको एक अच्छी कंडीशन में लैंडलॉर्ड को रखना पड़ेगा। For the time being in force and in the absence of an agreement to the contrary by the tenant, every landlord shall be bound to keep the premises in good and tenantable repair। हर लैंडलॉर्ड की ये ड्यूटी होगी कि प्रीमाइसेस को एक अच्छी कंडीशन में और एक टेनेंटेबल रिपेयर की कंडीशन में रखे।
सबसेक्शन 2 कहता है इफ़ द लैंडलॉर्ड नेग्लेक्ट्स टू मेक एनी रिपेयर, अगर लैंडलॉर्ड ने जो है वो नेग्लेक्ट किया, उस रिपेयर को नहीं किया, विच ही इज़ बाउंड टू मेक अंडर सबसेक्शन 1, जिसके लिए वो बाउंड है बाय लॉ कि आपको ये जो रिपेयर्स है वो करनी ही करनी है, और उसने जो है क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर अ नोटिस ऑफ 15 days इज सर्व्ड अपॉन हिम बाय पोस्ट और इन एनी अदर मैनर बाय अ टेनेंट और जॉइंटली बाय द टेनेंट्स इंटरेस्टेड इन सच रिपेयर। तो अगर लैंडलॉर्ड ने क्या किया, वो काम को नहीं किया, तो 15 days का एक नोटिस जो है वो सर्व किया जाएगा, किसके थ्रू, टेनेंट्स के थ्रू। किसको किया जाएगा, लैंडलॉर्ड को। सच टेनेंट और टेनेंट्स मे देमसेल्फ मेक द सेम, और 15 days अगर पूरे हो जाते हैं तो टेनेंट्स क्या करेंगे, खुद से ही वो क्या करेंगे, वो रिपेयर्स को एग्जीक्यूट कर देंगे। एंड डिडक्ट द एक्सपेंसेस ऑफ सच रिपेयर फ्रॉम द रेंट और अदरवाइज रिकवर देम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, और वो क्या करेंगे, जो भी अमाउंट उसमें लगा है वो लैंडलॉर्ड के पास में से डिडक्ट करवा लेंगे, जो भी रेंट वो पे करते हैं, प्रोवाइडेड वेयर द रिपेयर्स आर जॉइंटली मेड बाय द टेनेंट्स। अब इस समझ लो कि बहुत सारे टेनेंट्स हैं, उन्होंने जॉइंटली रिपेयर को करवाया है, तो जो भी अमाउंट होगा वो डिडक्ट किया जाएगा। विथ इंटरेस्ट बाय ईच टेनेंट शैल बेयर द सेम प्रोपोर्शन एज द रेंट पेबल बाय हिम, जो भी रेंट वो पे करते हैं उसके प्रोपोर्शन में जो डिडक्शन होगा वो उसके प्रोपोर्शन में होगा। in respect of his premises based to the total amount of expenses incurred for such repair together with simple interest at 15% per annum on such account। बट उसमें जो है वो 15% पर एनम का इंक्रीज होकर जो है वो डिडक्ट होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अमाउंट सो डिडक्टेड और रिकवरेबल इन एनी ईयर शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द रेंट पेएबल बाय द टेनेंट ऑफ दैट ईयर। एक साल में जो एक टेनेंट है वो कितने अमाउंट रिकवर कर सकता है, 1/4 किसका, जो वो रेंट पे करता है। तो समझ लो अगर एक्सपेंसेस है जो भी रिकवरी करनी थी, जो भी रिपेयर वगैरह करना था, उसको करने के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा आया है, और 1 लाख रुपए के खर्चे को अब टेनेंट क्या करेगा, रिकवर करेगा अपने रेंट में से, तो वो एक साल के अंदर सिर्फ 1/4 ही रिकवर कर सकता है अपने रेंट का। अगर वो 10,000 रुपये एक महीने का रेंट पे करता था तो 10,000 का 1/4 ही वो एक साल में रिकवर करेगा। सबसेक्शन 3 बताता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द रिपेयर्स मेड अंडर सबसेक्शन 2 द अकाउंट्स टुगेदर विद द वाउचर्स मेंटेन बाय द टेनेंट्स। जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसमें जो अकाउंट मेंटेन किया गया है और जो वाउचर्स मेंटेन किए गए हैं किसके थ्रू, बाय द टेनेंट, वो क्या हो जाएंगे, कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएंगे सच एक्सपेंडिचर्स के। जो भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उसका वो कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगा एंड शैल बी बाइंडिंग ऑन दी लैंडलॉर्ड। और जो वो कंक्लूसिव एविडेंस है वो किसके ऊपर बाइंडिंग होगा, लैंडलॉर्ड के ऊपर बाइंडिंग होगा। यहाँ तक हो गया हमारा सेक्शन 14 कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेक्शन 15। तो बने रहिए इस सीरीज़ के साथ में और मुझे फीडबैक देते रहिए। कोई भी डाउट, क्वेश्चन कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।